कि मेला जिहड़ा है ये सरदार प्रीतम सिंह जी ओबराय यादगारी मेला है। सरदार प्रीतम सिंह जी ओबराय सेवियर सिंह सरदार SP सिंह जी ओबराय दे पिता जी ਹਨ। ਉਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਟਰਾਜ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨ, ਤੇ ਅਲੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਥੀਏਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰੀਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਪਲੇ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨ। बिखरे से रहते हैं, ना पूछो अब कहाँ रहते हैं। इन मुंडेरों में आस के पंछी नहीं रहते हैं, कभी मुनासिब सा एक पता हुआ करता था। लापता से कहीं हम खुद को ढूंढा करते हैं। जिंदगी होती तो खूब शिकायतें करते, अब तो अपनी लाश को लिए घुमा फिरा करते हैं। अगर सांसें चलने को तुम जिंदगी कहो, अगर सांसें चलने को तुम जिंदगी कहो, तो हम जैसे मरने का समान कहते हैं, तो हम जैसे मरने का समान कहते हैं। टूटे बिखरे से रहते हैं, ना पूछो अब कहाँ रहते हैं। तो फिर से आ गए हैं? ओह, पर्ची कहाँ मिलेगी? जी वो तो नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं। आप लोगों को कहा गया था ना, जब तक मिलेगी ना बुलाया जाए तो बताइए। जाइए आप लोग, जाइए। वो ठीक है ना, खाना खा रहा है ना, पानी पी रहा है ना, ठीक से सो रहा है ना। हाँ, यही पूछिए। सुसु कर रहा है ना, पोटी कर रहा है ना, गजब करती हैं आप। वो परेशान है इसलिए ऐसा पूछ रही है। अरे जब परेशान होना तब तो परेशान हुए नहीं, तब परेशान होते तो कुछ हो भी सकता था, और अब जब परेशान हो रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि आप सब कुछ 6 महीने यहाँ बंद रहे। 6 महीने के लिए आप यहाँ ना आए, बस। ठीक है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे सजा मत दीजिए आप। मिसेस गुप्ता, ये सजा हमारी वजह से मिल रही है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जी मैं ऐसा नहीं कह रही। कह भी नहीं सकती हैं। देखिए देखिए, अगर आप लोग अप्पू की बेहतर जिंदगी चाहते हैं
तो बेहतर ये होगा कि 6 महीने के लिए उसे भूल जाए। काश काश कि भूलना इतना आसान होता। देखिए ना, जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। जब तक कोई इंसान घर में रहता है हम उसे भूले रहते हैं, तो जैसे ही वो बाहर चला जाता है वो याद आता है। जब तक कोई साथ होता है उसकी अहमियत नहीं होती। जब तक साथ छूटता है उसकी अहमियत समझ आने लगती है। उसे वैसे समझ नहीं आता कि इंसान क्या करे, कैसे जिए। सुरभि, संभालो अपने आप को, संभालो। देखिए, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 6 महीने के लिए यहाँ आना वही बेहतर है। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक प्लीज बताइए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जी, पैसे देने तो आ सकते हैं ना? तो अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आ जाइए, ठीक है? जी जाइए। थैंक यू। मिस्टर गुप्ता, हाँ बोलिए। एक मिनट। देखिए, हम सारे लोग, पूरा डिपार्टमेंट अच्छी तरह से उसका ख्याल कर रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर देखिए पैसे देने आना है तो अकेले आया कीजिए, इन्हें साथ में मत लाया कीजिए। माँ है उसकी। अरे माँ है, ठीक है, चाहे औरतें बड़ी कमजोर होती हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज अकेले आए, ठीक है? थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, ठीक है? ओके। चलिए, और उनका भी ध्यान रखिए। जी थैंक यू। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। कभी नहीं बदलोगे। अगर बदल जाती तो ये तकलीफ मुझे अकेले नहीं झेलनी पड़ती। सुरभि, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो प्रणय। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसे चलो। ऐसे जाने का दिल नहीं करता मेरा। पता नहीं मेरा खुद किस हाल में होगा। चलो सुरभि, यहाँ से चलो प्लीज। अरे आप कब आए? आज लेट भी हो गए आने में। क्या इतनी देर रात तक कोर्ट की हेयरिंग चल रही थी? कुछ काम था, और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है तो वो रात को 12 बजे बैठ भी सकती है और पूरी रात चल भी सकती है। पर थैंक गॉड हमारे इतने अच्छे दिन कहाँ आए हैं। आएंगे भी नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में ज्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस जाते हैं और उनके लिए 24 घंटे हाई कोर्ट खुली रहती है। लोअर कोर्ट में लो प्रोफाइल गरीबों के केसेस होते हैं, उनके लिए तो सारे कायदे कानून होते हैं, टाइमिंग भी होती है नीचे से लेके ऊपर तक। तो मिलॉर्ड, आपके भी अच्छे दिन आने से रहे, पर सवाल ये है कि फोन तक नहीं किया, और जब मैंने फोन किया तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अरे ध्यान कहाँ है जनाब का? कुछ कह रही थी क्या? यहीं पर हो रहा आप तो? अच्छा मोनाली, एक कप चाय बना दो प्लीज। ऑफ कोर्स, अभी लाती है वकील साहब, ये फॉर्मेलिटी क्यों? अरे क्या कह रही थी तुम? फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे तुम फोन के नेटवर्क को तो जानती हो। अच्छा हुआ ये नहीं बोला हाँ फोन अस्तित्व नहीं। ये बात तो सही कही आपने। लीजिए। बात पूछो। आप पूछो। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? छुपा रहा हूं तुमसे? कैसी बातें करती हो मोनाली? तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, उसका हर एक लफ्ज तुमने पढ़ा हुआ है, फिर ऐसा सवाल क्यों?
अरे बाबा, मैंने तो यूं ही पूछ लिया और आप इतना परेशान हो गए। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या बताऊं तुम्हें और कैसे बताऊं तुम्हें? बिना बताए मैं अंदर ही अंदर घुटता हूं, लेकिन तुम्हें बता दूंगा तो तुम अंदर बाहर हर तरफ से घुटोगी, जो मैं नहीं चाहता। उसके घुटने का हमेशा ख्याल किया, और यहाँ जो मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर खत्म हो रही हूँ, उसका क्या? कुछ सच चाहकर भी आदमी नहीं बता पाता। और जब सच खुलते हैं तो बहुत देर हो जाती है। और मैं इसी देरी के परिणाम से डरता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, अरे आप फिर को ऐसे बैठे हैं? हाथ मुंह धोया आपने? नहीं, जाता हूँ। कुछ तो बात है जिसकी मुझसे पर्देदारी की जा रही है, वरना से खोए खोए से पहले तो नहीं रहते थे। अब कुछ दिनों से लगता है कि घर पर ये तो आते हैं, लेकिन इनका मन कहीं और ही छूट जाता है। समझ में नहीं आता कि कहाँ। खाना ठंडा हो रहा है, बाथरूम में जाते हैं तो वहीं के हो जाते हैं। प्रणय, इतनी देर क्या करने लग गए? 2 नंबर। अरे बाबा, अब ये भी क्या तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा क्या? अब मुझसे शादी की है तो बताना तो पड़ेगा ही आपको। जो हुक्म मेरे आका। अच्छा चलो खाना खाओ। हाँ। अच्छा मोनाली, स्कूल में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ही है, पर मुझे आदित्य की बड़ी चिंता होती है। आदित्य, वो जो तुम्हारा 11वीं का स्टूडेंट है? अरे बाबा, तुम तो उसके बारे में बड़ी बड़ी तारीफ करती थी कि बहुत अच्छा लड़का है। अब क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बड़ा खोया खोया सा रहता है, आपके जैसे। तुम भी खाओ, तुम ही खाना। ओके ओके, लीजिए खाइए खाना। बट आई एम रियली वरीड फॉर यू। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे समझाऊं उसको, क्योंकि मैं जब भी उससे पूछती हूँ तो कहता है फाइन मैम, आई एम ओके मैम, और उसके चेहरे पे ये बात साफ लिखी दिखाई देती है, ही इज नॉट ओके, ही इज नॉट फाइन। आखिर कैसे माँ बाप है जो अपने बेटे के चेहरे पे लिखी इस इबारत को नहीं पढ़ पाते? होंगी कुछ मजबूरियां, वरना ऐसे कोई रुस्वा नहीं होता। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है ध्यान देना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए, पर मोनाली हो सकता है कि कुछ मजबूरियां हो जिस वजह से वो ध्यान ना दे पा रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम टीचर हो ना, तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो यार? क्लास लो और खत्म करो। तुम मरना सब खत्म कर देते हो कभी भी, पर हम औरतें खत्म नहीं होती कभी भी। उनके अंदर पूरी दुनिया पलती है, सांस लेती है और सदा उसकी संवेदनाओं को अपने मन में बसाकर चलती है। उसको जब भी किसी का दुख तकलीफ देखती है तो उनके अंदर कुछ टूटने लगता है। तुमने ऐसा टूटना शायद ही कभी महसूस किया होगा। काश काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम औरतें अपनी संवेदनाएं बता देती हो, लेकिन हम मर्द तो बता भी नहीं पाते। अरे मोनाली सुनो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन नहीं समझते प्रणय, नहीं समझते, वरना एक बच्चे के दर्द पर मेरी तकलीफ के प्रति ये रवैया नहीं अपनाते आप। काश मैं तुम्हें समझा पाता। अरे बाबा, तुम कहो तो उससे मिलने चलेंगे, उसके घर भी चलेंगे, लेकिन मोनाली, लोगों के 10-12 साल बाद भी बच्चे होते हैं, इसलिए इसमें इतना निराश नहीं होते। प्रणय, ना जाने किस पाप की सजा मुझे मिली। डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है,
बाबा उठा रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? कहीं से बाथरूम में है क्या? अरे बाबा तुमको तो बस एक ही बात पूछती है, बाथरूम बाथरूम बाथरूम। हेलो हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया सुबह कि इस तरह परेशान होते रहने से कुछ नहीं होगा। और देखो इस तरह से कॉल मत किया करो प्लीज। क्या हुआ? कौन कर रहे हैं? अरे कोई नहीं, रॉन्ग नंबर है। अच्छा मोनाली, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और शाम को आने में देर हो सकती है, पर तुम कहो तो तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ? अरे अभी जानकी नहीं आई है। अरे बाबा तुम्हारी जानो, मेरा मतलब जानकी। इस तरह से रोज रोज लेट होती है ना, देखना किसी दिन स्कूल से नोटिस दिलवा कर रहेगी तुम्हें। ओहो, आप भी न करे। और मैंने आज उस बच्चे को भी मिलने के लिए बुलाया है। आप चले जाइए, मैं उसको लेकर स्कूल चली जाऊंगी। ओके ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और ये टिफिन लेते जाइए अपना। टिफिन प्रणय प्रणय, ना जाने कहाँ खोए रहते, कुछ ध्यान ही नहीं देते। कौन? मैम कोरियर है। मैम ये प्रदीप कुमार का क्रेडिट कार्ड आया बैंक से। प्रदीप प्रदीप, भैया ध्यान से देखिए, प्रणय होगा। मैम प्रदीप ही लिखा हुआ है, इतने तो पढ़े लिखे होते हैं हम लोग। ये एक बार एड्रेस चेक करना। जी हेलो, एड्रेस है प्रदीप कुमार, फ्लैट नंबर 402, सनराइज सोसाइटी, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, अंधेरी वेस्ट। वो प्रणय ने अभी तक अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाया क्या? इतने सालों बाद भी ये मुझे चैन से नहीं जीने देगा। अच्छा है कि अभी प्रणय घर पे नहीं है, वरना पता नहीं क्या हुआ मैम, क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं भैया। और हाँ, यहाँ कोई प्रदीप नहीं रहता, आप जाइए यहाँ से। ये मेट्रो सिटीज का भी समझ नहीं आता। एड्रेस है तो आदमी नहीं है, आदमी होता है तो उसके पास एड्रेस नहीं होता। है ना कमाल की बात। जिसको आना चाहिए वो तो टाइम से आ नहीं रही है, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। कभी टाइम से नहीं आती है जानकी। नहीं, मेरा मतलब हाँ, लेकिन पहले तुम बोलो, ऐसे रोज रोज लेटोगी तो कैसे काम चलेगा? काय करूं मैडम, वो क्या है कि मेरा देर रात को आता है, फिर खाना भी ना होते होते लेट हो जाता है। ऐसे में मुझे भी सुबह उठने को थोड़ा लेट हो जाता है। पर मैडम आयशा सबसे पहले आप ही के पास आती है। मैं तेरे को भी ब्रश ब्रश करना है क्या? आइला वैन तो फिरकी ले रही। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं अपने घर से करके आई है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू काम कर, मैं अंदर देख के आती हूँ। इन वाली मैडम को कुछ समझ में ही नहीं आता है, घर पर है कि नहीं, और बाबा भी 24 घंटे सोता ही रहता है। गजब ही फैमिली है इनकी तो। अरे बाहर के सड़क पर झाड़ू मारने लग गई। अरे नहीं नहीं मैडम, अभी आई। अब बोलो, सबको एक ही टाइम पर भाई मांगता है, तब मैं क्या करे? सब आपको भी सुबह ही मांगता है ना। बोलो, अरे कहाँ रह गई?
क्या लोगे? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्यों बुलाया आपने मुझे? हाँ, क्यों बुलाया आपने मुझे? Would you like hard drink, rum, whiskey, something else? ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मजाक कर रही हूँ, बैठो। मैम आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पर निकली तो नहीं। नहीं। और तुम जिस तलखी से पेश है उसे तोड़ने के लिए यही सोचा मुझे। नहीं, ये वो बच्चा हो ही नहीं सकता। ये कहाँ हंसता बोलता खिलखिलाता बच्चा, और वो तो 24 घंटे सोता ही रहता है। नहीं, ये वो बच्चा हो ही नहीं सकता। अरे अंदर सब काम हो गया? हाँ मैडम, अब मैं चलती है। ठीक है। आदित्य, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, क्लास में हमेशा मार्क्स भी अच्छे लाते हो, पर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बड़े खोए खोए से रहते हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या कोई परेशानी है तुम्हें? मैम आप मेरी मॉम बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? मुझे अपना दोस्त समझो। तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैम, हर एक की जिंदगी में उसके अपने अंधेरे कोने होते हैं जिन पर वो रोशनी डालना नहीं चाहता मैम। लेकिन उन अंधेरों में खो जाना बुद्धिमानी नहीं होती। सही है मैम, पर जब भी अंधेरे तेरी मासूम ख्वाहिशों के हो तो कोई क्या करे मैम? कभी जुहू तारा रोड या जुहू चौपाटी के किसी बस स्टॉप पे खड़े हुए हो? जी। तब तुम्हें भी ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा जैसा प्रणय को हुआ था। मेरा मतलब मेरे हस्बैंड को हुआ था। जी मैं समझा नहीं। जुहू तारा रोड तो जुहू चौपाटी की किसी एक जगह जब आप खड़े होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, बहुत पास आता है और धीरे से पूछता है, मजा चाहिए? आपकी ख्वाहिशों की पतंग होने लगती है। आप उस दलाल के पीछे मजा पाने के लिए चलने लगते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं जहां मजे के नाम पर जिंदगी मिलती नहीं, खो जाती है। होता ये है कि कभी कभी हम जिन चीजों की ख्वाहिश करते हैं उन तक पहुंचने के लिए जो भी मिलता है उसके पीछे जाने लगते हैं और उसे ही जिंदगी मान लेते हैं। वे ख्वाहिशें दरअसल दलाल होती है जिंदगी की। उनके बहकावे में आकर आप जिंदगी पाते नहीं बल्कि खो देते हैं। उन्हीं दलाल बन चुकी ख्वाहिशों के चक्कर में फंस गए हो आदित्य। हर रोज सुबह हमें नई जिंदगी मिलती है, पर हम उस जिंदगी का क्या करते हैं? ऐसी दलाल बन चुकी ख्वाहिशों के चक्कर में गवा देते हैं। वाह मैम वाह, वाह मैम वाह, आप टीचर हैं पर मुझे लगता है आपको तो लेखक बन जाना चाहिए। हाँ। दरअसल ऊपर वाला हमें जिंदगी लिखने के लिए भेजता है। वो अलग बात है कि हम उसे लिखने की जगह पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। मैम, हर आदमी पहाड़ घूमने नहीं जाता, कुछ लोग वहां रहते भी हैं। पहाड़ी जीवन की तकलीफें पहाड़ पर पर्यटन करने वाले नहीं, वहां अपनी जिंदगी गुजारने वाले ही जानते हैं और समझते हैं। और आपने जिस तरीके से मेरी समस्याओं के पहाड़ पर यूं पर्यटन करके इतनी लंबी सी तकरीर दे दी, अभी मैं आपकी समस्याओं में कुछ बोलूं तो आप भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरी समस्या? जी, मुंबई जैसे शहरों में प्राइवेसी के नाम पर सभी अपनी समस्याओं पर नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं। सभी अपने एकांत के बादशाह होते जरूर हैं, लेकिन उस एकांत के अपने गम होते हैं जिन्हें वे मजे का नाम दे देते हैं। आप ही बताइए, 12 साल से आपको कोई बच्चा
हुआ नहीं या आपने किया नहीं, ये गम है या फिर मजाक? आदित्य, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं आई एम रियली सॉरी, पर अभी आपने तो कहा कि मुझे अपना दोस्त समझो, और जब आप मेरे अंधेरे में झांकना चाहती हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आदित्य, क्या कर रहे हैं? जब देखे तो मिसेस गुप्ता यहाँ पे बैठ जाती है। मिस्टर गुप्ता समझाइए, इसमें रोज यहाँ पे बैठ जाएंगी और बड़े अफसर तक बात पहुँच जाएगी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जी सॉरी, प्लीज जाके समझाइए, इसमें रोज ना बैठे आप। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं समझाऊंगा उन्हें, जाइए। आप टेंशन मत लीजिए। देखो, इस तरह से यहाँ पर रोज रोज आना उचित नहीं है। ये अप्पू के लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। तुम जब देखो तो फोन करती रहती हो, देखना वो सब एक दिन तहस नहस कर देगा। वो तो हो चुका 12 साल पहले। अब इन बातों का कोई फायदा है? फायदा नुकसान तुम देखो प्रणय। मैं आपसे इतना जानती हूँ कि हमारा एक रिश्ता है। था, है नहीं, और जो है वो खत्म हो जाएगा अगर यूं ही बार बार कॉल करती रही तो। तुम्हारा रिश्ता रिश्ता है और मेरा कुछ नहीं। तो रखो कौन है? आता तो हूँ, रोज शाम अपना फोन बंद करके यहाँ तुम्हारे साथ बैठता तो हूँ, रोज लोगों की डांट सुनता हूँ, रोज घर जाकर मोनाली से झूठ बोलता हूँ, और यहाँ जो तुमसे मर चुका है उस रिश्ते को निभाता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? तुम्हारा साथ। मेरा साथ? अप्पू को भूल गई? कभी इसी अप्पू को साथ रखने की जिद की थी तुमने कोर्ट में, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा तलाक मंजूर हुआ था। अब मैं देखा तो उसे भूल गई। तुम्हारे इसी भूलने ने अप्पू का ये हाल किया है। वो तुम्हें मिस करता था। इसलिए सालों में पहुंच गया। फिर उसने माँ का साथ क्यों चुना? पर एक बच्चे को माँ और बाप दोनों का साथ चाहिए होता है। उस वक्त वो ये नहीं समझता था कि पापा के पास जाने का मतलब मम्मी से दूर हो जाना है। तो तुम्हें तो समझ आ रहा था ना, तुम तो सब समझती थी ना, फिर क्यों बात बात पर काटने को दौड़ती थी? क्यों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देने लगती थी? तब ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? तुम हमेशा अपनी ही बात करते रहे, जैसे तुम अब भी कर रहे हो। You're always a selfish man, प्रणय। मैंने भूल से भी कभी घर छोड़ने की बात नहीं कही। अप्पू के लिए, तुम्हारे लिए, परिवार के लिए जीता रहा। मेरे या अप्पू के खाने की फरमाइश करने पर या कभी ज्यादा बर्तन धुलने पड़े तो नौकरानी नहीं हूं कहने वाली, घर को छोड़ने की धमकी देने वाली, आज पारिवारिक हो गई। अजब दोहरा चरित्र है। अरे कभी मैंने भी तो बर्तन धोए हैं, तो क्या कभी मुंह से निकला कि क्या मैं नौकर हूं? और वैसे भी कोई अपने घर के काम करने से नौकर कैसे हो सकता है, और इसको इश्यू कैसे बना सकता है? और तो और इस तरह में तुम्हारा रवैया कितना अजब हो रहा। इधर मत छुओ, उधर मत छुओ, फिगर खराब हो जाएगा। प्लीज, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे खुद कितने दूर से धुले हो तुम। कोई भी नहीं होता, कोई भी। मुझसे भी गलतियां होती थी, तुमसे भी होती थी, लेकिन कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती सुरभि कि आप उस जीवन को खत्म करने कोर्ट पहुंच जाए जिसे आप बड़े जतन से बनाते हैं। और वैसे भी क्या एक परिवार में हमेशा सब ठीक रहता है? और नहीं भी रहता है तो क्या इसके लिए कोर्ट जाया जाता है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मतलब कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मजबूरियां? अपनी शर्तों पर अपना व्यक्तिगत जीवन जीने की ना, इसे ही सेल्फिशनेस कहते हैं। अरे परिवार की बात तो मुझसे ज्यादा परिवार के लिए जीवन जीने की आदत डालनी पड़ती है, और उसके उलट तुमने तो परिवार ही तोड़ डाला और अब उसी परिवार की दुहाई दे रही हो। परिवार तो एक ऐसा खूबसूरत लिबास होता है जो सुख और दुख के धागों से बुना होता है, जिसमें बच्चों की हंसी खुशी के सितारे लगे होते हैं, और तुमने तो उसे तार कर दिया अपनी व्यक्तिगत पसंद की तेज छुरियों से। तुमने अपनी व्यक्तिगत पसंद का कुछ भी नहीं किया, तो सारा इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया। किया, मना नहीं करता हूँ,
लेकिन परिवार की शर्त पर नहीं। तुम हमेशा अपने पेशे की तरह सेवा करने लगते हो प्रलय। I'm sorry. तुमने शुरू किया, मैं खुद को रोक ना सका। लेकिन सुरभि, मैं अप्पू को लेकर चिंतित हूँ। समय रहते परिणाम के बारे में सोचना चाहिए था, वरना अप्पू की ये हालत ना होती और वो इस तरह से 17 साल की उम्र में यहाँ पर बंद ना होता। तो क्या इसके लिए मैं अकेले दोषी हूँ? पता नहीं कौन दोषी है, पर रिश्तों की सड़ांध ने जब सांस लेना दूभर कर दिया तो नशा ही उसे भुलाने का एकमात्र विकल्प दिखा। कम से कम सांसें तो ले सकता था। अब जीने के लिए सांस लेना तो जरूरी होता है ना मैम। लेकिन नशे से भरी सांसें जिनकी देती नहीं, उसे खत्म कर रही होती है। और आदित्य, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी पूरे 18 के भी नहीं हुए, अभी अडल्ट भी नहीं हुए। I am not adult. I am not adult. तो बताओ ना मैम कि आपके पहले पीरियड कब आए थे? What do you mean, आदित्य? जानती हैं मैम, दक्षिण के कई राज्यों में जब 12-13 साल की बच्ची का पहला पीरियड आता है ना, तो वहां सब भोज देते हैं, उत्सव मनाते हैं। और यहाँ हम थोड़ी सी बात करने पर भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आज 13-14 साल की गर्ल्स एंड बॉयज जवान हो रहे होते हैं और किसी सेक्स पार्टनर की तलाश करने लगते हैं। पेरेंट्स अपना सेक्स एंजॉय कर रहे होते हैं और बच्चों के सामने अनुच्छेद 370 जैसी एक दीवार खड़ी कर देते हैं। इसमें वही होगा जो मेरे साथ या मेरे जैसे बच्चों के साथ होता रहा। मैंने अपनी माँ के सीने से लगकर प्यार महसूस करना चाहा, पर ऐसा ना कर सका। और आपके सीने से लगता हूँ तो प्यार की जगह सेक्स की फीलिंग आती है। आदित्य, मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। जानता हूँ मैम, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मेरी फीलिंग सब जवान हो चुकी है। उनका क्या करूँ? हाँ, उनका क्या करूँ? जाओ, बीच चौराहे जाके चिल्लाओ, कहीं किसी में बलात्कार करो, रख लो। What do you mean, ma'am? पैसे खत्म हो जाए, घर वाली ना दे, तो चोरी करो, डकैती करो, और फिर सलाखों के पीछे जाके जिंदगी गुजारो। What do you mean, ma'am? What do you mean? मैम, आप ऐसा क्यों कह रही थी? आदित्य, जिस तरह और जैसी बातें कर रहे थे, तो और क्या करें? जब बहुत से लोग जवान हो रहे होते हैं, या बहुत से दुख तकलीफ में होते हैं, कभी सिर्फ ड्रग्स लेने लग जाए, या रेप करने लग जाए, या फिर चोरी डकैती करने लग जाए। आदित्य, ये सच है कि सबको अपना दुख बड़ा लगता है, पर एक सच ये भी है कि कोई उससे भी बड़ा दुख झेल रहा होता है। तुमने आंखें बंद किए रखी तो तुम्हें सिर्फ खुद की कमजोरी और ऐसे कमजोर लोग दिखे। तुम्हारे
साहसी लोगों को दिख पाओगे, लेकिन तुमने सिर्फ खुद की कमजोरी देखी। तो क्या मेरे मम्मी पापा की कमजोरी का दोषी भी मैं हूं? नहीं, इसके दोषी हम दोनों हैं। हमारे कमजोर रिश्ते ने पप्पू को कमजोर बना दिया, जिसकी भरपाई ये है कि ना जाने कब तक हम दोनों ही उसे देख नहीं सकेंगे। और इस समय जितना खर्च हुआ है, जिस दिन मोनाली ने उसका हिसाब मांग लिया, उस दिन छिपाया हुआ सारा सच बाहर आ जाएगा। शुरू में 35,000 लग गए, अब हर महीने 25,000 देने पड़ रहे हैं, जबकि तलाक के बाद से मैं तुम्हें 25,000 देता ही आ रहा हूँ। शायद इसे ही कहते हैं, चंद लम्हों की खता की सजा सदियां भुगतती है। तलाक के कुछ वक्त बाद ही तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम इसे भुगतना कहते हो? और तुमने क्या किया था, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे बाद मेरे इर्द गिर्द सवाल ही सवाल खड़े हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में अनुराग आया, लेकिन सवाल तब भी खड़े ही रहे। जीवन में अपने सवालों का जवाब खुद ही तलाशना पड़ता है। मैंने भी पुरजोर कोशिश की थी अपने सवालों के जवाब तलाश करने की, लेकिन जवाब तलाश करने की कवायद में खुद ही बड़ा सवाल बनता चला गया। और पर मैम आप मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए ना। ये तो आपकी दूसरी शादी है ना? पहली शादी में ऐसा क्या हुआ कि क्या बताऊं तुम्हें, पर कैसे बताऊं? ये लोग तो यही सोच रहे होंगे कि टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच इसे कैसे इतनी मैच्योर बातें हो सकती हैं। लेकिन वे मैच्योर पेरेंट्स जो अपनी अमेच्योर हरकतों से अपने आदित्य को अकेला छोड़ देते हैं, उसकी सवालों की कैद में उसे तड़पने के लिए। अगर वे अपने आदित्य से मैच्योर टॉक करते, जो हर हाल में हर पेरेंट्स को करनी चाहिए अपने बच्चों से, तो ऐसी स्थिति का निर्माण ही नहीं होता, ना मुझ जैसी टीचर का किरदार बनता। मैम आप कुछ बताने वाली थी मुझे। अच्छी खासी चल रही थी मेरी जिंदगी, मैंने कुछ इस तरह हिचकोले लिए कि समझ में नहीं आया कि क्या करूं। ऐसे में मैं भी अपने सवालों का जवाब तलाशने के लिए बाहर निकल पड़ी, और जवाब तलाशने की कवायद में कुछ इस तरह मेरी जिंदगी में आई कि पता ही नहीं चला। और फिर मैडम, हे देवा, इन वाली मैडम का कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ऐसे काय को मातम मनाते हैं लोग? कुछ मजा विजा आता है क्या? मैं किसी दिन बाबा को किधर हंसते दिसते देख लूं तो पहचान कौन जैसी हालत हो जाएगा। और मैडम का मैं कौन? बस मैं निकलती है। मैडम मैडम काम हो गया है, बाबा सो रहा है, मैं जाती है।
मैं कुछ बोली क्या? मैं कुछ बोली साहब? कुछ बोली मैं कुछ भी नहीं बोली मैडम। मैं जाती है अब। मॉम, स्कूल में पापा को बुला रहे हैं। पापा नहीं आ सकते, फॉर्म में सिंगल मदर लिखा तो है। मॉम, ये सिंगल मदर क्या होता है? ये सिंगल मदर क्या होता है मॉम? मॉम, ये सिंगल मदर क्या होता है? क्या हुआ? मॉम, ये अंकल कौन है? पापा की दोस्त? पापा की दोस्त है? भी तो नहीं। फिर वही पढ़ने के बारे में सोच रही हो? डार्लिंग, these are past. Why you want to kill your present? काश के बोलना इतना आसान होता अनुराग। अगर मैं बोलना चाहूँ भी तो ये समाज मुझे भूलने नहीं देता। सिंगल मदर के नाम पर अप्पू का स्कूल, ये समाज ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं अपराधी हूँ। इन सबको भूलने के लिए मैं तुमसे दूर, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। ये नई जिंदगी में लावारिस साबित हो। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, सब सोना चाहते हो, शादी से दूर भागते हो। ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं डरता हूँ शादी के बंधन से। बंधन में बंधने के बाद तुम उससे दूर हो जाओगी और मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता। और वैसे भी ये बंधन ही तो थे जिसने पढ़ने से तुम्हें दूर किया। अब जो तुम कह रहे थे कि पढ़ना is your past, and now you start- अनुराग, you know, ये पूरा सच नहीं है। अब मैं लड़ते थक चुकी हूँ। जो बंधन कभी विद्रोह करने को उकसाते थे, मैं उन्हीं बंधनों में बंधना चाहती हूँ। बंधना चाहती हो और प्रेरणा को भूल भी नहीं पा रही। तुम वापस क्यों नहीं चली जाती हो? ये तुम कह रहे हो? इतने सालों की रिलेशनशिप के बाद के वापस आना मुमकिन है? क्या प्रणय मेरे लिए बैठा होगा? उसके पास मैं वापस जा नहीं सकती। तुम आगे ले जाने को तैयार नहीं हो और बीच में खड़ी हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं जितना तुम सोच रही हो। जो या जितना सच बोलते हो, उससे कई ज्यादा तो तुम झूठ को जीते नजर आते हो। तुम तो झूठ जीती तो फिर सच की अपेक्षा क्यों करती हो? तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। बोलो, कब करनी है शादी? शादी? हाँ। कभी कभी जिंदगी इतनी अबुझ सी लगती है, कितना ही सोचो समझ में नहीं आती। क्या ये जिंदगी है जब लड़कियों को ब्याह के खूंटे से बांध दिया जाता है? सोच सोच कर सर दर्द से फटा जा रहा है। मानो, मानो डार्लिंग, मानो, मानो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या यार, मेरा पैर भी खत्म होने को आया और तुम अभी तक प्याज काट कर नहीं लाई। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, क्रोसिन खाकर आराम करने जा रही थी। और वैसे भी मुझे आपका रोज रोज पीना पसंद नहीं है। मतलब अब मैं तुम्हारी पसंद नापसंद के हिसाब से जीऊंगा, बरोबर? तो जब मुझे पसंद नहीं है तो अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? प्रदीप, हम उस पर पर्याप्त बात कर चुके हैं। बार बार उसी टॉपिक पर बात करने का क्या फायदा है? तू क्या को करती है? क्या को करती है? मैं तोड़ चुका हूँ कि ऑफिस से आकर थकान उठाने के लिए पीता हूँ, अपने पैसे से पीता हूँ। तेरे को मिर्ची क्या को लगती है? एक मिनट, अभी क्या एक हुआ? मिनट।
ठीक है। प्रदीप जानवर मत बनो। चुप! प्रदीप नहीं। प्रदीप I will fight, but I am on side to man. प्रदीप साए सढल जाता है वो, रात के साए सढल जाता है। अरे वाह 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 मैडम, लगता है आज कोर्ट मैरिज कर ही लोगी। हाँ जानकी, लेकिन अनुराग अभी तक आया ही नहीं। 11 बजे का बोला था और अभी 1 बज चुके हैं। फोन करके पूछ लो ना मैडम। पूछा था, बोला ऑफिस में है। आता ही होगा। ठीक है मैडम, मैं शाम को आती है बर्तन मांजने। मैडम वो जरा मिठाई लेके रखना जरूर। जानकी ये पहना देना। हाँ हाँ मैडम। इंटरलॉक की है ना तेरे पास? जी मैडम। अगर हमें शाम को देर हो जाए तो तू दरवाजा खोलकर बर्तन मांज कर रख देना। ठीक है मैडम। लौटते वक्त दरवाजा ठीक से बंद करना। 1 मिनट। ठीक है मैडम, मैं शाम को आती है बर्तन मांजने। ठीक है। ठीक बाय। है। जानकी, हाँ जी मैडम। हाँ मैडम, मुझे पता था। ये लो। बाय मैडम। बाय। अनुराग अभी तक आया क्यों नहीं? Finally आ गया। अरे गेट पर ही खड़ी थी क्या? पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 1 महीने पहले बताया था कि सीना साहब के बेटे की शादी में मुंबई आना होगा। शाम की गाड़ी में वक्त रहा तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम इतनी भुड़क्कड़ हो, तुम्हें याद रहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्या पापा आपको तो रुकने को भी कहा था, मम्मी को भी साथ आने को कहा था। क्या है बेटा, छुट्टी नहीं मिली, मंथ एंड चल रहा है ना। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आऊंगा, तब ढेर सारी बातें करेंगे। और ये तुम इस तरह तैयार हो, क्या तुम शादी वादी में जा रही हो? शादी में तो जाना था पापा, एक वेडिंग प्लान शूट था, पर अभी आप आ गए तो मैं मना कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्यों मना करोगी भला? मुझे भी तो शाम की गाड़ी से वापस जाना है। तो इधर आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। मुंबई में लगन होने का, दिन में लगन होने का एक बड़ा फायदा है। सुबह आओ और दिन में लगन अटेंड करो और शाम की गाड़ी से वापस चले जाओ। ये लीजिए पापा पानी, हाँ। मैं चाय बना के ले आती हूँ। जल्दी से अनुराग को फोन कर देती हूँ, कुछ फिर ना आए। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. पापा फोन कभी वक्त पर रखता क्यों नहीं है? लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। अब करे भी तो क्या करें? बच्चे सब कुछ बताते नहीं और माँ बाप पूछ पाते नहीं। एक दीवार है जिसे कभी बच्चे खड़े कर देते हैं तो कभी माँ बाप। ये लीजिए पापा चाय। बेटा सब ठीक है ना? जी पापा। बेटा देखो, हम मिडिल क्लास की है ना, ये शूटिंग, ये महाराज जी की चमक, एक आभासी दुनिया है, एक गड़ा हुआ झूठ। इसे घर के बाहर ही रहने देना चाहिए, घर के अंदर लाना नहीं लाना चाहिए, वरना बड़ी परेशानियां आती हैं। और ये झूठ के साथ में सच के साथ ही पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस मन में आया तो कह दिया। अच्छा किया पापा, मैं आजकल अब रिश्तों में अपने मन की बात कह ही नहीं पाती, ना स्पेस ही नहीं देते रिश्ते। पर बेटा, हमने तो तुम्हें सदा जीवन जीने का स्पेस दिया है ना, पर हर माँ बाप ये भी तो चाहते हैं कि बच्चे उस स्पेस में खुश रहना सीखें, वरना परेशानियां कहाँ नहीं होती। देखिए, बातें करते करते गाड़ी का टाइम हो गया। मैं अगली बार आऊंगा, तुम्हारी मम्मी को साथ में लेके आऊंगा, ठीक है ना? तो आप ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओके, बाय पापा। बाय बाय। बाय।
ये क्या है? पढ़ा नहीं? पढ़ा, तभी तो पूछा। मतलब एक पति अपनी पत्नी के साथ खा पी नहीं सकता, उसके साथ सो नहीं सकता, वरना पत्नी तलाक का नोटिस भेज देगी। अच्छा क्या चल रहा? पति सो सकता है, पर पत्नी स्वस्थ हो, बुखार नहीं हो उसे, और खूब खा पी सकता है, पर खा पी कर मार पिटाई, गाली गलौज नहीं कर सकता। और वैसे भी हम औरतों की जिंदगी तुम जैसे पुरुषों ने अजीब बना रखी है। कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और रिश्ते निभाने में हमें आगे कर देते हो, पर मैं अब इस तरह का कोई रिश्ता निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ। देख मोनू, कभी कभी हो जाता है। अच्छा एक बात बता ना, तूने इसे ऑफिस के पते पर क्यों भेजा? क्योंकि ये फ्लैट मेरा है। अब तू मेरी है। तलाक चाहिए तुझे? तलाक चाहिए? अब नहीं कहता हूँ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो ये? और ये जानवरों जैसे व्यवहार करते हो, देखता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, तो तुम हो? अब समझ आया। मतलब यार भी पाल रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनका लॉयर हूँ, और जिस तरीके से तुम ये व्यवहार कर रहे हो ना, इसके लिए तो मैं 1 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा, और जमानत भी नहीं मिलेगी। करूँ फोन पुलिस को? करूँ? ठीक है, ठीक है, देख लूंगा। देख लेना। देख लूंगा मैं। See you in the court. थैंक यू प्रणय जी। हे देवा, लाइट का पता नहीं आए कि लाइट दे। हाँ लाइट आई। लाइट बंद कर दे जानकी, अब तू भी स्कूल से आ गया होगा, तो मैगी बना कर दे दे। ठीक है मैडम, आपको कुछ चाहिए? जहर है तेरे पास? है ना। क्या? हाँ मैडम, पर उसको चाय में मिलाकर पीना मांगता। जानकी, कुछ नहीं चाहिए जानकी मुझे, तो बिल्कुल नहीं सुनती मेरी। लाइट भी बंद नहीं की तूने। लो मैडम, आपकी कड़क जहर वाली चाय। मैं आपके साथ बैठकर पी सकती है ना ये जहर? एक से भले तो फिर अप्पू बाबा का क्या होगा? मैं एक कड़क जहर वाली चाय उन्हें भी दे आती हूँ। जानकी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या बोलती है? बोलती तो आप है ना मैडम, बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा होता है क्या? रुक, अनुराग का फोन आ रहा है। नाराज हो? नहीं, खुश हूँ, मिठाई बांट रही हूँ अपनी शादी की। सुनो माय डार्लिंग, तो क्या है कि अचानक कंपनी के डायरेक्टर का विजिट आ गया, इसीलिए आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। इतनी देर आज कोई कोर्ट मैरिज के लिए नहीं खुला होगा अनुराग। ओके माय डार्लिंग, हम उसकी फिर कोई और डेट ले लेंगे। अभी हम मंदिर में शादी कर लेंगे। मैं 2 हाथ और मिठाई लेकर पहुंच रहा हूँ। और हाँ, अपनी बहन को बुला लेना विवाह के लिए। ओके, हैप्पी What should I say? Hope you come. कमिंग, लव यू। Love you. मैडम, एक बात पूछूं? मैं पहले वाले साहब को ज्यादा नहीं जानती, पर मेरे को माफ करना। इन साहब को जितना देखा, जाना, समझा, ये आपके वास्ते ठीक नहीं है। जानती हूँ तो भाई को मैडम। दिशा पाटनी को जानती हो? हो, दिशा का नाम लेते सबसे पहले किसका नाम सामने आता है? टाइगर श्रॉफ।
अक्को भाई कितनी छान दिशा दो घंटी जोड़ी। पर क्या ये जानती हो जानती कि टाइगर और दिशा रिलेशनशिप में है भी या नहीं, या फिर वो दोनों दूसरे के लिए कितने सही या गलत हैं, या फिर वो दोनों शादी ही करेंगे? मैं कैसे जान सकती है सबके बारे में? मैं भी नहीं जानती पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, टाइगर दिशा का वो सेफ्टी लॉक है जो उसके सिंगल होने पर औरों को उनका झगड़ा लाने से रोकता है। ऐसा ही सेफ्टी लॉक रेखा संग अमिताभ का, प्रेमा संग धर्मेंद्र का, नरगिस संग राज कपूर का, या मैं सुरभि संग अनुराग का रहा। शांति, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ एक अकेली लड़की, एक अकेली स्त्री, हर पुरुष की थाली में रखा व्यंजन होता है। और ये अभी से नहीं है, तो शकुंतला और दुष्यंत के समय से कभी अकेले हुए तो भी राग बनाया। हे देवा, आप कितना सोचते हैं? तुमच्या पावत कुठे आहे? माझी चरण वंदना। पागल लड़की, अक्कू भाई, मैं की चढ़ाना तो मैं भूल ही गई, मैं चढ़ा के आती हूँ। रहने दे, क्योंकि देर हो रही होगी ना। हाँ मैडम। अप्पू भी आने ही वाला होगा, तो जा। मैडम एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। बोल। अप्पू बाबा इतने छोटे से ऐसा हो गया है जैसे बहुत बड़ा हो गया है। मैडम बच्चे को बच्चा ही देना मांगता, पर अभी मैं जाती है। जब बड़े अपने संबंधों में बच्चे बन जाएं, तो बच्चे बड़े बन जाएं तो अचरज क्या है? ऐसे में बच्चे अपनी खुशी घर पर नहीं, घर के बाहर ही ढूंढेंगे। हम नाकाम संबंधों में ढूंढते रहेंगे। अपने सवालों का जवाब तलाशने में प्रदीप से पीछा छुड़ाने के दौरान मैंने कुछ इस तरह मेरी जिंदगी में आई कि पता ही नहीं चला, जिसमें हम दोनों के पहले ही पूरे अनुभव की बड़ी भूमिका थी। माफ कीजिएगा मैम, पर अब आप अभी तक भी 2 से 3 तो नहीं हो सके मैम। शायद पहले के बुरे अनुभव ने कभी हमें उतना सहज ही नहीं किया जितना होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि प्रणय is not interested in me। What do you mean मैम? ऐसा लगता है कि प्रणय ने बहुत बड़ा छुपाया हुआ है, बहुत बड़ा, जो मुझे तोड़ता है, बहुत तोड़ता है। तुम्हें कोई मिलकर भी ना मिल सका। मेरे बाद तुम लगातार अपने सिंगल स्टेटस से लड़ती रही और मैं डबल होकर भी सिंगल ही रहा। कितनी अजीब दुनिया है ये, जिसे तुम चाहो उससे वो देने को तैयार नहीं होती और उसको पाने के चाह में अजीब रास्ता बन जाते हैं हम। ऐसे में समझ नहीं आता हमारी चाहते ठीक नहीं है या ये दुनिया। सुनी, इधर तुम ये अकेले सब झेल रही हो, उधर मैंने मोनाली को सब बता तो दिया, लेकिन अप्पू के बारे में बता ना सका। तुम्हें कहने के बाद कहीं मैं मोनाली को ना खोलूं, इस जैसे ही सच बताने की कभी हिम्मत ना हुई। हमें हमारे डर उतना ही डराते हैं जितना हम डरते हैं। मुझे लगता है कि बता देना, क्योंकि सबको के लिए हमने जैसा के सवालों के जवाब तलाशने में हम रस की लत लगा बैठे। और आज हम निरंतर से इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के सामने खड़े हैं, जबकि अप्पू अंदर ड्रग्स की लत से जूझ रहा है। अप्पू ही क्यों? आदित्य, निवेदिता, जगन, विवेक जैसे न जाने कितने बच्चे हैं जो अकेलेपन में लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं।
और इसके काफी हद तक दोषी हम ही हैं। हम बच्चों को कितनी भी फ्रीडम क्यों ना दे दें, लेकिन ऐसे पेरेंट्स उन पर नजर रखनी चाहिए। आज समय बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही विचित्र है। हमें अपने ही संबंधों में नहीं, बच्चों के संबंधों में भी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुनियावी महत्वाकांक्षाओं के नाम पर गाफिल रहने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। क्या हो? कुछ अचानक चाहिए? मोनाली को अप्पू के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12 साल का ये ऐसा बोझ है जो उसे बांझ बनाए हुए है। ठीक है, जाओ। मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ड्रग्स लेने का रास्ता क्या सही था? तुम्हें अपने सवालों को जवाब मिला? मेरे सारे जवाब कहीं संबंधों के अजीब दास्तां में खो गए। मेरे चारों ओर मैं नहीं, इन अजीब दास्तानों का बियड है, चमकता हुआ। लेकिन सबसे उदासीन ये महानगर जिसमें मैं या मेरे जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं और दौड़ते ही जा रहे हैं, पर ना ये बियड खत्म हो रहा है और ना इस शहर की चमकती रोशनी का बेगानापन। ऐसे तो आदित्य ऐसे ही तो संबंधहीन से चलता रहेगा। इससे निकलने का कोई तो रास्ता होगा। पता नहीं, पर ऐसे में लगता है कि इन भीड़ों में खो जाऊं, चमकती रोशनी के बेगानेपन में तलवार लेकर दौड़ूं या फिर जितना भी गलत हो सके वो सब करूं। हाँ, तोड़ फोड़ दो दुनिया को, टेस्टलेस कर दूंगा। तोड़ फोड़ दो दुनिया को, टेस्टलेस कर दूंगा। आदित्य, आदित्य, शांत आदित्य, शांत, शांत आदित्य, शांत, शांत, शांत आदित्य, 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 छोड़ो मुझे, आदित्य, your touch is not good. मैंने पहले भी बोला है तुम्हें, मेरी फीलिंग्स ऐसी नहीं है। अगर तुम खुलकर बातें करेगा वो तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी होगा। आई एम रियली सॉरी मैम, पर ये लोग तो ऐसे सोचते हैं ना। ये लोग तो कुछ भी सोचते हैं, इसमें लोगों के मुताबिक नहीं, अपने मन के मुताबिक जियो, खुद से जियो, दुनिया को मत जियो, अपने आप को जियो। लेकिन तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही जी रहे हो। तुमने अभी भी नशा किया हुआ है ना? हाँ, थोड़ा सा। जब कभी दुखी महसूस करता हूँ तब। दुखी महसूस करता हूँ? आदित्य, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, तुमसे भी बड़े दुख होते हैं दूसरों के पास। अरे तुम्हें साबुत पैदा किया ऊपर वाले ने, इससे बड़ी खुशी होती है क्या? तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इससे बड़ी खुशी होती है क्या? क्या ये कहकर गुजर जाती है जिंदगी? जिंदगी की सांसों से बड़ा कोई नशा होता है क्या? संघर्ष करते हुए कुछ बन जाने से बड़ा नशा होता है क्या? खुद को यूं नष्ट करके दुनिया को तोड़ फोड़ नहीं सकते। अगर दुनिया को तोड़ना फोड़ना चाहते हो तो अपनी कामयाबी से तोड़ो फोड़ो, उसे जीतो, वो तुम्हारे कदमों में आएगी। तुम उसके कदमों में क्यों गिड़गिड़ाना चाहते हो? क्यों आदित्य? सबको अपना सफर यहाँ खुद तय करना पड़ता है। सही गलत बताने के लिए लोगों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। क्या ये समाधान है? नहीं, निदान है। बाकी जिस दिन अपने आप से ईमानदारी से बात करने लग जाओगे, उस दिन से समाधान मिलने लग जाएगा। और एक बात, दुनिया को तोड़ने फोड़ने से दुनिया तो खत्म होने से नहीं, बल्कि सच ये है कि सब खुद खत्म हो रहे होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ छुपाकर जी सकते हैं, तो इससे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन आप खुद सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। आदित्य, इसलिए अपने आप से ईमानदारी से बात करना बेहद जरूरी होता है।
बिल्कुल ठीक कह रही हो मोनाली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे आप नमस्ते अंकल। नमस्ते आज फिर कहाँ अटक गए थे आप? मैम, मैं चलता हूँ। ठीक है। रुको, मैं अटका हुआ था, सब निकल कर आया हूँ। What is प्रणय? जाने दो उसे, बच्चा है वो। समय ने बच्चों को उतना बच्चा नहीं रहने दिया जो वो कभी होते थे, या जितना उन्हें रहना चाहिए था। Very true. बच्चे अब उतने बच्चे नहीं रहे। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा पेरेंट्स को। उन्हें वो सब बताने और समझाने का वक्त आ गया है जिसे कभी वर्जित माना जाता था। अगर बच्चों से दोस्ती नहीं की तो वे आपके नहीं रहेंगे। वे या तो गलत लोगों, गलत चीजों या गलत भावों के शिकार हो जाएंगे, जिसकी परिणति कोई नशा या कोई नशा मुक्ति केंद्र या गले में लटका फंदा होगा। हाँ, गले में लटका फंदा होगा। हाँ, गले में लटका फंदा होगा। प्रणय, क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मृणाली, मेरा बच्चा रिहेबिलिटेशन सेंटर में तड़प रहा है और इस सच को छुपाकर मैं। क्या? मार और सुरभि का एक बच्चा भी था और मुझे बताया भी नहीं। क्यों प्रणय, क्यों? 12 साल एक बच्चे के होते हुए भी मैं बिना बच्चे के तड़पती रही। क्यों किया तुमने प्रणय, ऐसा क्यों? तुम्हें खोने के डर से। मुझे लगा मेरा एक बच्चा है जानकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम हमारा बच्चा कहो उसे, हमारा बच्चा। मोनाली, तुमने एक अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध। बताओ, आज आदित्य जैसा मेरा एक अपना बच्चा था और उसको मुझसे दूर रखा। क्यों प्रणय, क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे माफ कर दो मोनाली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मोनाली। I'm sorry। सच के लिए सॉरी नहीं होता, सच को बयान कर देना चाहिए। फिर ऐसी अजीब दास्तानें नहीं हुआ करेंगी। सच को बयान कर देना चाहिए। सच ही तो है जिसे छुपाते हैं, कभी खुद से, कभी अपने आसपास, अपने रिश्तों में, संबंधों में। विडंबना ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर सच है क्या। वो जिसे हम जी रहे होते हैं, या वो जो हमारे आसपास होता है लेकिन उसे हम देख नहीं पा रहे होते। या यूं कहिए तो सच के लिए हम अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। प्रणय, तो मेरा अपना था, उसे कभी देख ही नहीं पाई। बस ये बर्तन भांडने वाली जिंदगी नहीं जीनी थी मुझे। और अनुराग, जो कभी मेरा अपना था ही नहीं, उसमें मैं अपनापन ढूंढती रही। इन दोनों के बीच खड़ी मैं बस यही तलाशती रही कि आखिर मेरा अपना सच कौन सा है। आखिर मेरा अपना सच ही तो झूठ नहीं था। प्रदीप के रूप में मेरे सामने सच, एक नंगा सच था इस समाज का, जहां मैं एक ढका छुपा एक आदर्श सच खोजती रही। जब प्रणय के रूप में मेरे साथ एक ढका छुपा सच साथ जीने लगा, आज जो सामने आया समझ नहीं पा रही कि मैं वाकई खुश हूं, कि मैं वाकई खुश हूं, या खुश होना मजबूरी है मेरी, कि बांझ तो मैं अब भी हूं। सब अपना अपना सच तलाशते रहे और इस तलाश में मेरा सच गुम हो गया। मेरे सच का क्या
मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं तो मेरे ख्याल रखने का फर्ज कौन निभाएगा? ये दुनिया? या वे लोग जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए? ऐसे सवाल तब तक यूं ही मुंह बाएं खड़े रहेंगे जब तक हम किसी अनुराग जैसे मीठे झूठ या फिर किसी प्रदीप जैसे तीखे सच के रूप में आदर्श सच तलाश करते हैं। आदर्श सच नाम की कोई चीज नहीं होती जिसकी तलाश हम सब अपने पूरे जीवन करते रहते हैं, बल्कि हम खुद उसे अमल में नहीं ला पाते। जिंदगी का सच ये है कि आदर्श परिस्थितियों जैसी कोई भी चीज नहीं होती जिसकी तलाश में अजीब रास्ता बनने की बजाय जो सामने है उसे जिए, उसी में अपना रास्ता बनाए। वरना हर आदमी यहाँ पर अधूरा है, बहुत अधूरा। बस यही जीवन है, यही जीवन है। ये जीवन है। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਜ਼ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ सम्मान, ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਬੁੱਕ ਨਾਟਯ ਰਤਨਾ ਅਵਾਰਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ 2018 ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੇਲੀ ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹਲਵਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਰੋਮਾਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਯੋਰ ਆਨਰ, CID ਅਤੇ आहट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੀਏਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ इन्होंने ने कोई कसर नहीं छड़ी। एक रंग कर्मी की यात्रा, पोइट्री कलेक्शन, अफसोस की खबर अते खोज पुस्तक बघेल खंड के लोकमान्य चाहुर की शोध यात्रा वर्गियां किताबां इन्हां दियां बहुत ही मकबूल होईयां हन। सो आलोक जी हुण तुसीं कास्ट दे नाल सानूं इंट्रोड्यूस कराओ। थैंक यू सो मच कि तुसीं इत्थे आए हो पटियाले। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲੋਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। थैंक यू मंजू मैडम, बलविंदर कौर मैडम, गोपाल जी, काफ़ी सब यहाँ बैठे हुए सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल, आभार। मैं पहले पात्रों का परिचय करा दूँ। ये कविता है जो किरदार निभा रही थी। कविता मृदुल, निखिल, प्रताप सिंह जी, इसको तो जानते ही हैं आप लोग, जानती निकिता है। और ये है टेकचंद, सेट वगैरह सारा देखते हैं। और ये नाम बड़ा अजीब सा, नतेशा, और है इसी का। और ये विनय है। ये अशोक जी ने देखा होगा, इसकी एंट्री नहीं थे गाजियाबाद में जब पहले शो किया था। इस थोड़ा लाइट सुनील चौहान किया करते हैं, इसके लिए वो नहीं आ पाए तो हमने इसने बोला ये करेंगे टेकचंद के साथ मिलके। तो बोला दादा कुछ मेरे लिए भी लिख दो। तो मैंने कहा चलो तुम कुर्रेवाई बन जाओ। तो उस तरीके से इस नाटक में, हालांकि जो छपकर आया है अजीब दास्ता एक अन्य नाटक के मेरा नाट्य संग्रह है जो इसी साल फरवरी में वारंगम में उसका लोकार्पण हुआ था। तो उसका ये नाट्य संग्रह ऑलरेडी छपा हुआ है। 3 नाट्य संग्रह आ गए, ख्वाबों के 7 रंग और पंचरंग और ये क्या अजीब दास्तां। तो तकरीबन 15 मंच नाटक लिख चुका हूँ। और ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआएं, जो मेरे मित्र हैं करीबी वो जानते हैं कि बहुत दुआएं हैं, बड़ी मोहब्बत है। गोपाल जी लगातार संपर्क में हैं, अशोक मेहरा जी, प्रताप जी तो बिल्कुल दोस्त हैं, साथी हैं।
तो 2 साल में बिस्तर में था, बेड रिटन था। और गले के नीचे GBS एक बड़ा भयानक रोग होता है, मतलब पैरालिसिस तो दिमाग से होता है, GBS जो है गुलियन बारे सिंड्रोम, ये लाखों लोग में से किसी एक को हो जाता है। और पता नहीं किसी थिएटर वाले को हमको चुन लिया उस बीमारी ने, तो गले के नीचे पूरा डेड हो गए। और उसके बाद जो है तो लेकिन लोगों की बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी दुआएं और मेरी पत्नी की सेवा। और टीम जो मुझे मिलती रही, सुनील चौहान मदद करते रहे, प्रताप सिंह मदद करते रहे, अभी अरविंद गौड़ जब रिहर्सल की जगह जाता है, अरविंद गौड़ मेरे गुरु भाई हैं, अभी रणवीर के साथ काम किया, उन्होंने बोला आप मेरे साथ, मेरा अपना थिएटर खुला हुआ है आपके लिए, वहाँ रिहर्सल, मतलब सब लोग इतने मोहब्बती हैं। इन्होंने पिछले साल कोशिश करी थी मैडम कि आ जाएँ वो पार्टी लगी हुई, लेकिन पिछले साल नहीं आ पाए, पिछले साल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया मैं। लेकिन इस व्यस्तता में और उस बीमारी में ऊपर वाले ने लेखक बना दिया मुझे, तो जो थोड़ा बहुत लिखा था उसको मैंने संजोया, संभाला। और पब्लिशर भी ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो पूछते हैं कि क्या लिखा है नया, कैसे लिखा। तो अभी हाल ही एक थी कमला लिखा, उसके पहले आज़ादी के सिंदूरी रंग में, उसमें LTG में सुनील भाई के डायरेक्शन में हुआ था। तो कोई मैं कर लेता हूँ अपना नाटक, कोई मेरे दोस्त कर लेते हैं, साथी कर लेते हैं, तो देश भर में कुछ मेरे नाटक खेले जाते हैं। यहाँ भी गोपाल जी ने एक एक्टिंग वर्कशॉप की थी, कहीं कुछ 20 मिनट का नाटक उन्होंने 30 मिनट करके कुछ प्ले किया था उन्होंने, तो बातचीत करते रहते हैं। तो मैं इस मोहब्बत के लिए परवरदिगार का, आप सभी का, मेरी टीम का, मेरे साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू आलोक जी। ਹੁਣ मैं रिक्वेस्ट करांगी सरदार मनजीत सिंह जी नारंग, सरदार उजागर सिंह जी, मैडम परमिंदर पाल कौर, सरदार जस्सा सिंह जी और एडवोकेट जोगिंदर सिंह जी जिंदू ਨੂੰ कि वो ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ डॉक्टर सवराज सिंह जी ते श्री अशोक मेहरा जी ਨੂੰ स्टेज ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ कि ਆਪਾਂ डायरेक्टर जब साहब तक ਨੂੰ आए तब सम्मानित तक बता कर दूं सकें। कि ये मैंने बताया जैसे साउंड थे, जब तक आ रहे हैं तो साउंड डॉक्टर अटवाल प्लीज। और म्यूजिक में अभ्युदय मिश्रा जो रिकॉर्डेड था वो आ नहीं पाए, लेकिन तो लाइव में करता हूँ। तो अभ्युदय मिश्रा की खूबसूरत आवाज़ सुन रहे थे और गाने तो मैंने लिखे थे सहयोग से। तो और जो है तो वे टेक लाइट सेट एक्टिंग भी कर रहे थे। तो प्रताप जी मैनेजर मान लीजिए मेरे टीम के जो है, तो इन सब के लिए ज़रूर एक बार ताली बजाइए, बच्चों के लिए ज़रूर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ चैरिटेबल ट्रस्ट। आलोक कहिए मैडम। हाँ आलोक, मैंने आपको क्या बोला? अशोक? अशोक तो आप हैं। वो मेरे मित्र हैं अशोक मेहरा जी। अशोक तो आप हैं। अरे ये गलत देखिए, अशोक इसलिए है अगल बगल खड़े हैं तो थोड़ी गलत कि इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद भी आपने शोक नहीं मनाया और आपने काम किया। बट आपका नाम मुझे आलोक शुक्ला ही बोलना चाहिए। आप लोगों की मेहनत मोहब्बत है, बार बार बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਵਾਲੀਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। टेक चंद आगे आइए। टेक चंद के बाद निखिल बिल्कुल आगे सही आइए। किया इन्होंने कि सच जे छुपाया ना जावे तो फिर कोई अजीब दास्तान नहीं बनती, फिर जी दास्तान बनती है वो प्रिडिक्टेबल। प्रताप सिंह जी बहुत अच्छा प्ले सीगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग ते स्ट्रॉन्ग लिखत सी इस प्ले दी। भाई कोई बचा तो नहीं, एक अभ्युदय मिश्रा भाई नहीं है, क्या करेंगे। म्यूजिक आजकल रिकॉर्डेड एक अच्छा उसने किया तो उसमें मजा आ गया, हमें खुद को मजा। पहली बार में रिकॉर्डेड हमने खेला, जबकि हम लाइव ही खेलते हैं ज्यादातर। थैंक यू सो मच। आपने लाइव देखा है उसको। ਹੁਣ मैं रिक्वेस्ट करांगी
ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सवराज सिंह जी, एक मिनट खड़े हो सर, ग्रुप फोटो करनी है उसको। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ऑनर करके ना करिए। ओए ऑनर करके एक बारी सारे हाँ, ऑनर करके कर लेंगे। ठीक, बारी ग्रुप फोटो कर लेंगे। आओ सर, थैंक यू सर। ये तो देखो ਹੁਣ सर। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ठीक है। ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। देखिए सर, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ आपने हमें पटियाला में बुलाया, मोहब्बत से देखा। बहुत ही खूबसूरत पेशकारी सीगी और इन्हां दा जो थीम है नाटक का इन्ना वधिया और बहुत ही रेलेवेंट है अज दी सोसाइटी लिए कि इन और बोल्ड प्रेजेंटेशन है जो चाहिए सीगा कि कोई इदां दी फिल्म भी बनती, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सफरिंग है जो ये दिखाया है कि जी मेन कारण है वो है कि कैपिटलिज्म के जी एलिनेशन हो रही है कि ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਚ ਪੈਟੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਾਸਮੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਅਗਲੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀਐਸਟ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੀਆਂ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਠੋਕਦੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ they have become part of the problem। तो इस करके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ना कोर्टां 'ਚ कोई हल है ना पुलिस कोल हल है। तो ये एक सोशल अवेयरनेस है कि आप एक मूवमेंट जी है और तुसीं शुरू कर दी है। और मैं कहना हूं कि यही है कि जेड़ा कला दा खास करके नाट कला दा कि जेड़ी चेतना जगानी अवेयरनेस लियानी और वो तुसीं पूरा अपना फर्ज निभाया। बिल्कुल ठीक किया सर ने, पूरा फर्ज निभाया। बिल्कुल ठीक किया डॉक्टर स्वराज ने। बहुत शुक्रगुजार हां यस कि तुसीं जो कुछ कीता है। बिल्कुल बहुत जिन्नी भी तुहानू मुबारक दईए उन्नी नाटक जेड़ा है ऑफ कोर्स ये ऐसा मीडियम है। हुण मैं श्री अशोक मेहरा जी नूं कहांगी कि दो शब्द। अभी हमारे बुजुर्गवार ने जो कुछ कहा वो उनका अनुभव था, लेकिन मैं बताऊं मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। थाने कोर्ट सब जगह गए। आजकल ज़्यादातर जो केस हो रहे हैं वो फेस्टिशियस है। मेरे अभिमान को चोट लगी, चलो वुमेन सेल में दावा करते हैं और ऐसे ऐसे दावे हुए, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। मैंने देखा हमें किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देना पड़ा और मात्र 1 साल के अंदर ये निपटारा हो गया। हमें ये समझ नहीं आया था कि हमारे ऊपर अगर कोई केस करा गया उसके बुनियादी सबूत क्या है, कोई सबूत नहीं। और वो लड़की जिसे हम बहू बना के लाए थे, जब कोर्ट ने उससे पूछा कि आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं, उन सभी का आपको सबूत देना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट उसका कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसके बाद जीत हमारी थी। तो जीत होती ही होती है। धन्यवाद।